हेलो दोस्तों, डीपीआर क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। भारतीय राज्यव्यवस्था इंडियन पॉलिटी का अध्याय 15 यानी अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशंस परीक्षा की दृष्टि से एक अत्यंत महत्वपूर्ण टॉपिक है। अक्सर छात्र इस बात को लेकर उलझन में रहते हैं कि जल विवादों या क्षेत्रीय परिषदों से प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं। इसलिए आज के इस वीडियो को हमने लर्निंग प्लस टेस्टिंग मॉडल पर तैयार किया है। इस लेक्चर में हम न केवल अनुच्छेद 262 और 263 जैसे जटिल विषयों को गहराई से समझेंगे, बल्कि वीडियो के अंत में मैंने आपके लिए कुछ हाई क्वालिटी एमसीक्यूज भी शामिल किया है। ये प्रश्न आपको यह समझने में मदद करेंगे कि परीक्षा में प्रश्नों का स्वरूप क्या होता है, आपकी कंसेप्चुअल क्लैरिटी कितनी सटीक है और कम समय में सही विकल्प चुनने की आपकी गति कैसी है। तो पूरे लेक्चर को बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि अंत में होने वाले क्विज के उत्तर आप तभी दे पाएंगे जब आप इन कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। चैप्टर 15 आपका अंतर्राज्यीय संबंध इंटर स्टेट रिलेशंस, और इसका हम मेन टॉपिक्स पहले देख लेते हैं, फिर डिस्कस करेंगे एक एक करके। फर्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय जल विवाद, जो कि अनुच्छेद 262 में है। नेक्स्ट है आपका प्रमुख अंतर्राज्यीय जल विवाद न्यायाधिकरण। अंतर्राज्यीय परिषद आर्टिकल 263 में है। सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं, अंतर्राज्यीय व्यापार और वाणिज्य, क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स, उत्तर पूर्वी परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल, और लास्ट में हम एमसीक्यूज भी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। अंतर्राज्यीय जल विवाद इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स। अनुच्छेद 262 अंतर्राज्यीय नदियों और नदी घाटियों के पानी के उपयोग, वितरण और नियंत्रण से संबंधित विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान करता है। संसद कानून बना सकती है कि नदी जल विवाद के संबंध में न तो सर्वोच्च न्यायालय और न ही कोई अन्य न्यायालय अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग करेगा। संसद ने 2 कानून बनाए हैं, नदी बोर्ड अधिनियम 1956 और अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956। जल विवाद अधिनियम केंद्र सरकार को विवाद के समाधान के लिए एक न्यायाधिकरण ट्रिब्यूनल गठित करने की शक्ति देता है, जिसका निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। नेक्स्ट है आपका अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल। आर्टिकल 263 राष्ट्रपति को एक अंतर्राज्यीय परिषद स्थापित करने की शक्ति देता है यदि उसे लगता है कि सार्वजनिक हित में इसकी आवश्यकता है। परिषद का मुख्य कार्य राज्यों के बीच सामान्य हितों के विषय की जांच और चर्चा करना तथा बेहतर समन्वय के लिए सिफारिशें करना है। सरकारी आयोग 1983-88 की सिफारिश पर 1990 में वीपी सिंह सरकार द्वारा पहली बार अस्थायी परिषद का गठन किया गया था। परिषद की संरचना, प्रधानमंत्री जो कि अध्यक्ष हैं, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासक और 6 केंद्रीय कैबिनेट मंत्री। नेक्स्ट टॉपिक है आपका सार्वजनिक अधिनियम, दस्तावेज और न्यायिक प्रक्रियाएं, पब्लिक एक्ट्स, रिकॉर्ड्स एंड प्रोसीडिंग्स। अनुच्छेद 261 के अनुसार भारत के पूरे क्षेत्र में संघ और प्रत्येक राज्य के सार्वजनिक अधिनियमों, दस्तावेजों और न्यायिक कार्य
वायुओं को पूर्ण विश्वास और साख फुल फेथ एंड क्रेडिट दी जाएगी। इसका अर्थ है कि एक राज्य का रिकॉर्ड या अदालती फैसला दूसरे राज्य में भी साक्ष्य के रूप में मान्य होगा। भारत के किसी भी हिस्से में दीवानी अदालतों सिविल कोर्ट्स के अंतिम निर्णय उस क्षेत्र के भीतर कहीं भी निष्पादित किए जा सकते हैं। नेक्स्ट टॉपिक से आपका क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल्स। क्षेत्रीय परिषदें संवैधानिक निकाय नहीं है, बल्कि ये सांविधिक स्टैट्यूटरी निकाय हैं जिन्हें राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत स्थापित किया गया था। इस अधिनियम ने देश को 5 क्षेत्रों में विभाजित किया: उत्तरी, मध्य, पूर्वी, पश्चिमी और दक्षिणी। संरचना: केंद्रीय गृह मंत्री, सभी परिषदों के साझा अध्यक्ष, क्षेत्र के राज्यों के मुख्यमंत्री और राज्यपाल द्वारा नामित 2 अन्य मंत्री। उद्देश्य: राज्यों के बीच आर्थिक और सामाजिक नियोजन, भाषाई अल्पसंख्यकों और सीमा विवादों जैसे मामलों पर सहयोग को बढ़ावा देना। नेक्स्ट टॉपिक से आपका उत्तर पूर्वी परिषद, नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल्स। इसे एक अलग संसदीय अधिनियम उत्तर पूर्वी परिषद अधिनियम 1971 के तहत बनाया गया था। इसमें 7 बहन राज्य असम, मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड, मेघालय, त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश हैं और बाद में 2002 में सिक्किम को शामिल किया गया था। यह परिषद उत्तर पूर्वी राज्यों के विकास और सुरक्षा के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय योजना तैयार करती है। और अब जो हम यहाँ पे टॉपिक डिस्कस किए हैं उससे रिलेटेड यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए एमसीक्यूज देख लेते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट है, अंतर्राज्यीय जल विवादों के न्याय निर्णय का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 262 में है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद इंटर स्टेट काउंसिल की स्थापना करने की शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल की स्थापना किस अधिनियम के तहत की गई थी? किस अधिनियम के तहत की गई थी? राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत की गई थी। ऑप्शन बी करेक्ट है। क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? क्षेत्रीय परिषदों का अध्यक्ष कौन होता है? तो ऑप्शन सी करेक्ट है आपका, केंद्रीय गृह मंत्री। केंद्रीय गृह मंत्री। ऑप्शन सी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर पूर्वी परिषद नॉर्थ ईस्टर्न काउंसिल में सिक्किम को किस वर्ष शामिल किया गया था? किस वर्ष शामिल किया गया था? तो 2002 में शामिल किया गया था। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था? तो ये आपका सरकारी आयोग। ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। तो ये सरकारी आयोग की सिफारिश पर 1990 में अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण 1990 किन राज्यों के बीच विवाद से संबंधित है? तो ये आपका कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु और पांडुचेरी के बीच विवाद से संबंधित है। ये आपका ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्षेत्रीय परिषदों जोनल काउंसिल की प्रकृति के बारे में क्या सत्य है? प्रकृति के बारे में क्या सत्य है? तो ये केवल सलाहकार निकाय है। ऑप्शन बी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्ण विश्वास और साख फुल फेथ एंड क्रेडिट का सिद्धांत किस अनुच्छेद से संबंधित है? किस अनुच्छेद से संबंधित है? ये आपका अनुच्छेद 261 से संबंधित है। ऑप्शन सी करेक्ट है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्तमान में भारत में कुल कितनी क्षेत्रीय परिषदें जोनल काउंसिल्स कार्य कर रही हैं उत्तर पूर्वी परिषद को मिलाकर? तो आपका 6 क्षेत्रीय परिषदें कार्य कर रही हैं। ऑप्शन सी करेक्ट है। नेक्स्ट एंड लास्ट, अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 के तहत न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील कहाँ की जा सकती है? कहीं नहीं, यह अंतिम है। मीन्स न्यायाधिकरण का निर्णय अंतिम और बाध्यकारी होता है। ऑप्शन डी करेक्ट है आपका। तो दोस्तों, आज हमने अंतर्राज्यीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं और उनसे जुड़ी महत्वपूर्ण संस्थाओं को विस्तार से समझा। हमने देखा कि कैसे अनुच्छेद 262 और 263 भारत की एकता और अखंडता को बनाए रखने में एक सेतु का कार्य करते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और DPR क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि भविष्य के महत्वपूर्ण लेक्चर्स आपसे मिस न हो। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।